ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने कॉलेज टाइम पे होती है और वो अपने प्रोफेसर से 1 ईयर का पूरा ड्रॉप आउट की परमिशन ले रही थी क्योंकि शाओ प्रेग्नेंट थी। ये बात सुनते ही यहाँ पर प्रोफेसर शॉक हो जाती है एंड पूछने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है इस बेबी का डैड कौन है। ये बात सुनते ही यहाँ पर शाओ को उस रात की बात याद आने लगती है जहाँ पर काफ़ी अंधेरा था एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर वो जैसे उठती है वहाँ कोई पर भी नहीं था, जिस वजह से उसे पता नहीं होता कि आखिर उस बेबी का डैड कौन होगा। तो फिर यहाँ पे वो प्रोफेसर को भी सिंपली वो सारी बातें बता देती है। प्रोफेसर यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है बेबी को पालना पोसना कितना ज़्यादा मुश्किल है और तुम सिंगल मदर कैसे बनकर रहोगी। शाह यहाँ पर उसे समझाने लग जाती है कि वो एक ऑर्फन है एंड वो हमेशा से चाहती थी कि उसका कोई रिलेटिव हो, तो फिर यहाँ पर वो अच्छे से बेबी का ध्यान रखेगी। फिर उसके बाद में वो अपनी बुक्स भी कंप्लीट कर लेगी एंड फिर यहाँ पर प्रोफेसर उसकी लीव को अप्रूव कर देती है, जहाँ पर वो बड़ी खुश हो जाती है अपने बेबी को इस न्यू वर्ल्ड में लाने के लिए। इसके बाद में शाह चली जाती है अपना पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एंड यहाँ पर उसके दिन और रात यानी कि ऑलमोस्ट पूरा साल इसी में बीत जाता है एंड यहाँ पर वो क्यूट सी बेबी बॉय को जन्म देती है। फिर वो अपने जॉब को छोड़कर अपनी स्टडीज कंप्लीट करती है और अपने बेबी का ध्यान भी रखती है एंड ये करते करते यहाँ पर 5 साल बीत चुके थे, जहाँ पर वो दोनों हॉस्पिटल में थे एंड यहाँ पर शाह अपने बेबी एबी को समझा रही होती है कि तुम यहाँ पर ही बैठना, कहीं जाना मत, मैं अंदर डॉक्टर के साथ में बात कर आती हूँ। एबी यहाँ पर अपनी मम्मा को उस इंसिडेंट के बारे में बताने लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पर उसके हाथ में ये फ्रैक्चर आ गया। इसके बाद में यहाँ पर वो डॉक्टर से उसके हाथ की कंडीशन के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि हमें उसके हाथ के फ्रैक्चर को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक और सीरियस सिचुएशन है जहाँ पर हमें उसका ऑपरेशन करना ही होगा एंड वो बेबी है तो उसके बोन्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो यह ऑपरेशन भी बड़ा रिस्की है और बहुत ही मेहनत वाला है। यहाँ पर शव ऑपरेशन करवाने के लिए रेडी थी, लेकिन जैसे यहाँ पर वो डॉक्टर की फीस सुनती है वो फीस सुनकर बड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पास में फिलहाल इतने पैसे नहीं होते एंड अगर वो इकट्ठा करने की भी कोशिश करेगी तो भी वो 5 लाख रुपीस नहीं जमा कर पाएगी। ए बेबी यहाँ पर डोर के थ्रू उन्हें बातें करते हुए देख रहा था। इसके बाद में हम यहाँ पर ओल्ड मैन को देखते हैं जिसका नाम वांग होता है और साथ ही साथ हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम चान होता है, जो कि यहाँ का चाइना का रिचेस्ट पर्सन होता है एंड ऑफ कोर्स अगर वो रिचेस्ट पर्सन नहीं होता तो हमारे ड्रामा का मेन लीड कैसे ही बनता। यहाँ पर चान के डैड उसे समझा रहे होते हैं कि देखो अब तो मेरी हालत कुछ ज़्यादा खराब होते जा रही है, तुम्हारी उम्र भी हो गई है, आखिर मैं अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को देख भी पाऊंगा या फिर नहीं। मैं तुम्हें कब से समझाया जा रहा हूँ, तुम्हारे पास वेल्थ है, हैंडसम सा फेस है, तुम रिच भी हो और तुम्हारे पास सारी चीज़ है, तो कम से कम तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए। लेकिन क्या बात है, मुझे तो लगता है तुम्हें लड़के पसंद है। यहाँ पर चांद साफ साफ कह देता है कि डैड मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे इन शादी के चक्करों में नहीं पड़ना है। फिर बाद में यहाँ पर उसके डैड गॉड से प्रे करने लग जाते हैं कि प्लीज़ मुझे ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर दे दो, मरने से पहले बस उनके साथ में खेलना चाहता हूँ। यानी इतने में यहाँ पर एबी की टकरार जो है ग्रैंडपा से हो जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा एबी को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि एबी की शक्ल ठीक छान के जैसे मिलती थी जब छान अपने बचपन में होता था। तो फिर यहाँ पर वो छान को कहने लग जाता है कि ये तो मेरे ग्रैंडसन जैसा दिख रहा है, लेकिन एबी इतने में वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा उसे रोकने के लिए बोलते हैं, लेकिन छान उन्हें समझाता है कि आपके सर पर तो ग्रैंडसन का भूत ही चढ़ गया, चाइल्ड का ट्रैफिकिंग करना बहुत इलीगल काम है, मैं आपको ये करने नहीं दे सकता। लेकिन ग्रैंडपा यहाँ बड़े खुश थे क्योंकि उन्होंने बड़ी चालाकी से उसके हेयर के टुकड़े को ले लिया था। फिर वो अपने बेटे को पास बुलाते हैं एंड उनके हेयर का भी सैंपल ले लेते हैं। इसके बाद में तुरंत ही डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कह देते हैं। फिर यहाँ पर सभी लोग टेस्ट का वेट करने लग जाते हैं। चान अपने डैड को समझाता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ तो मुझे लगता है आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो चुकी है। तो उसके डैड कहने लग जाते कि हाँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है और ऐसे भी एक टेस्ट ही तो करवा रहे, अगर वो तुम्हारा बच्चा नहीं निकला तो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मैं बस ओवरथिंक कर रहा। इतने में यहाँ पर डॉक्टर्स रिजल्ट लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर जैसे चान इस रिपोर्ट को देखता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि एबी उसी का बेबी होता है। फिर बाद में ग्रैंडपा यहाँ पर रिपोर्ट्स को देखते। इस रिपोर्ट से ज़्यादा शॉकिंग तो ये होता है कि ग्रैंडपा व्हील चेयर से खड़े होकर चलने लग जाते हैं। यहाँ पर चान ग्रैंडपा को चलता देख शॉक हो जाता है क्योंकि 2 मंथ से ग्रैंडपा व्हील चेयर पे थे और अचानक से वो खड़े हो पा रहे, वो भी एकदम अच्छे से। तो वो ग्रैंडपा को बोलने लग जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरे पैरों को छोड़ो, मुझे मेरा ग्रैंडसन मिल चुका है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोगों को बोलने लग जाते हैं कि देखो इस पूरे सिटी में तो उसे ढूंढना है, अगर इस सिटी में मेरा ग्रैंडसन नहीं मिला तो पूरे कंट्री में हर एक कॉर्नर में उसे ढूंढने लग जाना।
एंड यहाँ पर सभी गार्ड उसके साथ साथ चांद भी अपने बेबी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चांद को यहाँ पर डांट भी जाता है कि कहीं ये 6 साल पहले वाली वुमेन तो नहीं है जिसके साथ में उसने नाइट स्पेंड किया था। फिर बाद में हम यहाँ पर एबी को देखते हैं जो कि यहाँ पर शाह से कह रहा होता है कि मम्मा उस आंटी की वजह से मेरा हाथ टूटा है, तो आप क्या उस आंटी पर केस नहीं करो। यहाँ पर छान में भिजवाए होते हैं उस हॉस्पिटल में ताकि वो लोग उसकी बेबी को ढूंढ सके। फिर बाद में यहाँ से शाह और तो एबी निकल जाते हैं, जहाँ पर हम सिया को देखते जो कि उन्हें देखकर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर कब से तुम कहाँ पर थे, तुम्हें पता नहीं है मेरा टाइम कितना प्रीशियस है। एंड सिया वही होती है जिसकी कार से एबी टकरा गया था। तो फिर यहाँ पर शाह उसे बिल देने लग जाती है। बिल देखती यहाँ पर सिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, कहती कि तुम लोग तो स्कैमर्स हो, जानबूझकर ये बच्चा मेरी कार के सामने आया था, मैं यहाँ पर स्कैमर्स का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ। एंड यहाँ से वो जाने लग जाती है। तो फिर शाह से कहते कि देखो हम स्कैमर्स तो नहीं है और ये गलती तुम्हारी वजह से ही हुई है। यहाँ पर सिया साफ साफ पैसे देने से मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर शाह से कहने लगती है कि तुम भी थी जो यहाँ पर कॉल पर थी जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था और तुमने ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक किया, तो फिर तुम्हें तो इसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर सिया से कहते कि देखो मुझे पता है तुम माँ बेटे दोनों एक दूसरे के साथ मिले जुले हो, कम से कम अपने बेटे को तो एक स्कैमर मत बनाओ, और ऐसे भी तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। शाह कहने लग जाती है कि उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुमने गलती की है तो भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। लेकिन यहाँ पर सिया साफ साफ कह देती है कि इन पैसों से तो मैं बैग खरीद लूंगी, लेकिन तुम स्कैमर्स को वो पैसे मैं बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। इतना कहकर वो जाने लगती है, जहाँ पर शाह उसे रोकने लगती है। दूसरा यहाँ पर चांद को बॉडीगार्ड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि हमने पूरा हॉस्पिटल छान मार लिया है, लेकिन वो बच्चा कहीं पर ही नहीं नजर आ रहा। चांद कहते कि काम करो, गार्डन एरिया में भी जाकर उसे एक बार ढूंढ लो। फिर बाद में सिया यहाँ पर चांद को देख लेती है तो वो चांद को बुलाने लगती है, लेकिन यहाँ पर चांद उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो सिया भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। एंड शाह यहाँ पर सिया से कह देती कि ठीक है मत करो पेमेंट, मैं यहाँ पर पुलिस में जाकर तुम्हारे खिलाफ केस लिखवा दूंगी, फिर तो तुम्हें जेल में जाना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर सिया डर के मारे अपनी कार इंश्योरेंस कंपनी वाले को बुलाने लग जाती है। एंड यहाँ पर साफ साफ पता चल जाता है कि गलती सिया की थी। तो फिर वो इंश्योरर शाह से कहने लग जाता है कि आपको आपकी पेमेंट मिलकर रहेगी। तो फिर सिया कहते कि हाँ मैं दे दूंगी, लेकिन 2 to 3 मंथ से लगे जाएंगे। शाह को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। सिया कहते कि देखो 2 to 3 मंथ्स में लेना है तो लो वरना भूल जाओ, ऐसे भी तुम गरीब हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर बाद में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर शाह भी उसे कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि ऑलरेडी वो पैसे देने के लिए रेडी हो चुकी है। लेकिन कितने मंथ लगने वाले हैं अब तो ये सिया के ऊपर डिपेंड करता है। बाद में यहाँ पर ये भी अपनी मम्मा से पूछने लग जाता है तब तक हम क्या करेंगे। और यहाँ पर शाह से टेंशन लेने से मना करती है, कहती है कि तुम्हारी मम्मा का अभी अभी डिप्लोमा खत्म हुआ है और तुम्हारी मम्मा लू कंपनी में जाकर इंटरव्यू देने वाली है, तो जैसी मम्मा को जॉब मिल जाएगी मम्मा की सैलरी आने लगेगी और फिर यहाँ पर सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी। दूसरा यहाँ पर चांद को उसका असिस्टेंट बताने लग जाता है कि हमने हॉस्पिटल का हर एक जगह ढूंढ निकाला है, गार्डन एरिया, वेटरनिटी एरिया, हर एक जगह, लेकिन वो बच्चा हमें कहीं पर भी नहीं मिला है। तो फिर यहाँ पर चांद से कहने लग जाता है एक काम करो, हर एक जगह को सीज कर लो और हर एक टैक्सी, कैब, बसेस, हर जगह से एडवर्टाइजमेंट को लगा दो ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि हमें हमारे घर का यंग मास्टर मिल चुका है। फिर बाद में हम यहाँ पर यही सारी चीज़ें देखते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को पता होता है कि लू फैमिली को उसका यंग मास्टर मिल चुका है और यहाँ पर वो लोग बहुत जल्दी उसे घर पर लाने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक स्टॉल से गुजरते जहाँ पर वो सॉसेजेस सेल कर रहा था और अभी रिसेंटली ही शाह ने यहाँ पर सर्जरी के लिए पे किया है और सर्जरी के लिए पे करने के बाद बचाने के बाद सिर्फ 13 रुपीज़ ही बचे होते, जहाँ पर एबी को वो सॉसेजेस खाने थे तो उसका प्राइस तो 20 रुपीज़ होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो शॉपकीपर से पूछती है कि तुम इतने महंगे में क्यों बेच रहे हो, नॉर्मली आप 8 या 10 रुपीज़ में मिल जाता है। तो शॉपकीपर बोलता है कि ये ऑर्गेनिक सॉसेजेस है, ठीक है ना, और ये बहुत हेल्दी होते हैं। लेकिन शाह समझ रही होती है कि वो उन्हें स्कैम कर रहा है। तो फिर यहाँ पर वो एबी को अपनी प्रॉब्लम बताती है। आर अ वेरी अंडरस्टैंडिंग बेबी। यहाँ पर एबी समझ जाता है, कहता है कोई बात नहीं, हम घर जाकर बड़े मजे से आपके हाथ का खाना खाएंगे। फिर बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं एंड जैसे ही वहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं पीछे से मिस्टर लू चैन की कार जाती है और छान उन्हें देख भी नहीं पाता। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम शाह को देखते हैं जो कि लू कंपनी में आ जाती है और यहाँ पर हेड मैनेजर से बताने लग जाती है कि कल इंटरव्यू में ऑलमोस्ट हमने सारे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन अभी भी बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी वाला जो पोस्ट है वो खाली है, तो फिर तुम वहाँ पर जॉब कर सकती हो और जो प्राइस यानी कि सैलरी है वो भी बड़ी डिसेंट है। एंड शाह यहाँ पर एज ए सेक्रेटरी वर्क करने के लिए खुश हो जाती है।
फिर हेड मैनेजर यहाँ पर सिया को बुलाती है, कहते हैं कि न्यू सेक्रेटरी को उसकी जगह बता दो। एंड यहाँ पर सिया शाह को देखकर मुंह बनाने लग जाती है। एंड शाह का ये इरादा नहीं होता कि यहाँ पर वो सिया से झगड़ा करे, जिस वजह से ये जॉब उसके हाथों से चली जाए। तो वो उसे इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी बोलने लगती है, पर सिया उसे साफ साफ कह देती है कि अब ये सब नाटक करके कुछ मतलब नहीं है, और ऐसे भी तुम तो दिखने में इतनी बदसूरत दिखती हो कि बॉस तुम्हें तुरंत ही यहाँ पर इस कंपनी से फायर कर देंगे। इतने में यहाँ पर बॉस लू चैन की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर चांद को देखते ही शाह मन में सोचने लग जाती है कि ये है इस कंपनी का बॉस, लेकिन मुझे ये देखा देखा से क्यों लग रहा है। एंड सिमिलर थॉट यहाँ पर हम चांद के दिमाग में देखते हैं, जो शाह को देखकर यही सोच रहा होता है कि मैंने कहीं तो इस वुमन को देखा हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर सिया जो है चांद को बताने लग जाती है कि आज से ये आपकी न्यू सेक्रेटरी होने वाली है, लेकिन इसके पास तो एक बेबी भी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे इस जॉब करने के लिए सूटेबल है। फिर बाद में यहाँ पर चांद से पूछने लग जाता है कि तुम्हारे बेबी की एज कितनी है। एंड यहाँ पर वो उसकी एज 5 years बताती है, जहाँ पर सिया तो साफ साफ कह देती है कि देखना ये 24 hours तक काम कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि सेक्रेटरी का जॉब तो यही होता है। लेकिन यहाँ पर चांद उसे सिलेक्ट कर लेता है, कहता है कि तुमने इंटरव्यू पास किया तो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पीछे आ सकती हो। एंड ये बात सुनते यहाँ पर सिया जेलस होने लगती है। एंड यहाँ पर शाह बड़ी खुश हो जाती है। तो फिर यहाँ पर एक कलीग उसे बताने लग जाता है कि मिस्टर चांद ने अपने बेटे को ढूंढ लिया है, जहाँ पर बहुत जल्दी वो घर पर आने वाला है, और वो भी कुछ शायद से 5 साल का ही है। तो फिर यहाँ पर वो सीखना चाहते हैं कि आखिर बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाता है। ये बात सुनते ही सिया तो अब शौक हो जाती है कि उसका एक बेटा भी है, लेकिन उसकी मम्मा कौन हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों कैबिन में होते हैं, जहाँ पर चांद शाह से पूछने लग जाता है कि आखिर 5 साल का बच्चा कैसा दिख सकता है। तो फिर शाह यहाँ पे बताने लग जाती है कि मैं अगर मेरे बेबी की बात करूँ तो 5 साल का बच्चा बड़ा क्यूट और साथ ही साथ स्मार्ट भी होता है। फिर बाद में यहाँ पर उसके दिमाग में ए भी चल रहा था, साथ साथ यहाँ पर चांद के दिमाग में भी वही पे भी चल रहा था। चांद यहाँ पर कहने लग जाता है कि वो मेरे बच्चे से ज़्यादा क्यूट नहीं हो सकता। शाह यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि ये कितना टॉक्सिक इंसान है, यहाँ पर आखिर बच्चे को कंपेयर कौन करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो उसका बॉस जो होता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह चांद से कहने लग जाती है कि मेरे पास मेरी बेबी की एक वीडियो है, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। एंड जैसे वो अपना फोन उसके पास रखती है, इतने में यहाँ पर चांद को उसके डैड का कॉल आने लग जाता है, वो भी वीडियो कॉल, जहाँ पर उसके डैड ने तो दुनिया भर के सारे के सॉय टाइस यहाँ पर ला कर रख दिए थे, ये कहते हुए कि जैसे मेरा यंग मास्टर यानी कि मेरा ग्रैंडसन यहाँ पर आएगा, इससे मैं ये सारी चीजें दे दूंगा। साथ साथ मैंने यहाँ पर साइड वाला विला भी खरीद लिया है, ताकि उसे कोई भी चीज चाहिए वो सारी की सारी टॉयज वो वहाँ पे रख सकता है। एंड उसका जो ग्राउंड फ्लोर होगा मैं वो पूरा एकदम प्लेग्राउंड जैसा बना दूंगा। शाह यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि एबी को भी बहुत समय से अम्यूजमेंट पार्क में जाना था, लेकिन मैं उसे आज तक लेकर नहीं जा पाई। एंड यहाँ पर ये लोग तो खुद ही का पर्सन अम्यूजमेंट पार्क बिल्ड कर रहे हैं, हम लोगों में कितने स्टैंडर्ड्स का डिफरेंस है। चांद यहाँ पर डैड से कहने लग जाता है कि अगर हम उसे इतनी सारी चीजें देंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा और हो सकता है कि वो मैनर्स ना लर्न कर पाए। तो फिर डैड यहाँ पर उसे कहने लग जाते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, वो मेरा इकलौता ग्रैंडसन है, वो दुनिया में जो भी चीज मांगेगा वो सारी चीजें मैं उसे ला कर दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर वो भी सी एंड हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर चांद को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम याद आता है, जो कि यहाँ पर वो उसे लेकर सीधा मॉल में चला जाता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे पूछता है क्या तुम रेडी हो। उसे कुछ समझ नहीं आता, तो फिर शाह कहने लग जाती है कि मैं अपने आर्ट को सेल कर सकती हूँ लेकिन अपनी बॉडी को नहीं। चांद यहाँ पर बोलने लग जाता है कि मैंने कब तुम्हें ऐसा करने से कहा, ऐसे भी अगर मुझे किसी के साथ रहना है तो वो कोई और हो सकता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो उस मॉल के मैनेजर को ऑर्डर देता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग हर एक चिल्ड्रन के स्टोर में जाकर सारे के सारे कपड़े और चीजें लेकर आ जाते हैं। शाह तो यहाँ पर शौकी हो जाती है कि अपने बच्चे के लिए ये क्या कुछ नहीं कर सकता, इसने तो मॉल के सारे कपड़े यहाँ पर ला दिए। फिर बाद में चांद यहाँ पर शाह से पूछने लग जाता है कि आखिर एक 5 साल के बच्चे के ऊपर कौन से कपड़े ज्यादा सूट करेंगे। तो वह यहाँ पर शाह से एक्सप्लेन करने लग जाती है, जहाँ पर शाह के कहने के बाद में यहाँ पर वो कुछ ड्रेसेस को सिलेक्ट कर लेता है एंड उसे पैक करने के लिए कह देता है। शाह तो यहाँ पर बड़ी इंप्रेस हो जाती है, सोचने लग जाती है कि इसकी बेटी की लाइफ तो कितनी प्यारी है। अभी तो ये अपने डैड से कह रहा था कि वो अपने बच्चे को स्पॉइल कर देगा, लेकिन ये भी बिल्कुल अपने डैड के जैसा ही है। क्या पता कभी एबी को उसके फादर का लव मिल भी पाएगा या फिर नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो उन कपड़ों के प्राइसेस को चेक करने लग जाती है, जहाँ पर प्राइस को देखकर तो वो और भी शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो प्राइस लिखा होता है जो कि यहाँ पर एबी के ऑपरेशन का प्राइस था। वो सोचने पड़ जाती है कि इतने में तो एबी का ऑपरेशन हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर चांद उस ड्रेस को उसे देखते हुए देख लेता है, तो फिर यहाँ पर वो ड्रेस उसके बच्चे के लिए दे देता है, लेकिन शाह यहाँ पर मना करती है, कहते कि इसका प्राइस कुछ ज्यादा ही है। वो कहते कि देखो एक बार मैंने जो सिलेक्ट कर लिया
मैं उसे रिटर्न नहीं करता। फिर वो यहाँ पर मैनेजर से पूछती है कि क्या वो ये कपड़े रिटर्न करवा सकती है, लेकिन मैनेजर उसे मना कर देते हैं, कहते हैं कि कस्टमाइज है तो हम इसे रिटर्न नहीं ले सकते। एंड शाह भी यहाँ पर सोच रही होती है कि काश मैं इस कपड़े को रिटर्न कर सकती एंड इन रिटर्न मैं पैसा लेकर मेरे बेबी का ऑपरेशन कंप्लीट करवा सकती जल्द से जल्द। इतने में यहाँ पर उसे एबी का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो कहती है कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पर अपने कंपनी में हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं घर पर आ जाऊंगी। एंड उनकी कॉन्वर्सेशन शान सुन लेता है तो वो उसके बेबी के बारे में पूछने लग जाता है। शाह कहती है कि हाँ वो घर पर ही है, वो ठीक नहीं है इसलिए वो फिलहाल के लिए स्कूल नहीं जा रहा है। फिर बाद में यहाँ पर छन्नू से कहने लग जाता है कि कल तुम अपने बेबी को लेकर मेरे कंपनी में आ सकती हो। शाह यहाँ पर खुश हो जाती है एंड शान के पास भी यहाँ पर एक मौका होता है ताकि वो बच्चों को समझ सके और अपने बेटे को अच्छे मैनर्स, डिसिप्लिन और एक पावरफुल इंसान बना सके। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे शाह अपने एबी को लेकर आ जाती है, जहाँ पे वो उसे चुपचाप यहीं पर बैठकर कार्टून देखने के लिए कहती है। एनी भी कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं एकदम गुड बॉय बनकर रहूंगा। वह यहाँ पर शाह की कलीग उसे कहती है कि तुम्हारा बेबी तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, मैं यहाँ पर मैंगोज लेकर आई हूँ, तुम चाहो तो मैं उसे दे सकती हूँ। लेकिन शाह यहाँ पर बताती है कि उसे मैंगो से एलर्जी है। तो उसकी कलीग कहती कोई बात नहीं, अंदर स्ट्रॉबेरी का केक पड़ा हुआ है, उसे वो केक जरूर पसंद आएगा। एंड यहाँ पर सिया उनकी बातों को सुनकर बड़ी जेलस फील कर रही थी और वो इतनी बुरी इंसान होती है कि वो रेफ्रिजरेटर में जाकर उस स्ट्रॉबेरी के नीचे मैंगो रख देती है। एंड कुछ टाइम बाद यहाँ पर एबी सैड होकर आ जाता है एंड कहता है कि मुझे मेरे पूरे बॉडी में टिंग हो रही है। यहाँ पर उसकी मम्मा डर से जाती है, कहती है कि तुमने गलती से मैंगो तो नहीं खा लिया। एबी कहता है कि नहीं, उससे तो मुझे एलर्जी है, मैंने तो स्ट्रॉबेरी वाला केक खाया था। इतने में यहाँ पर सिया कहने लग जाती है ये ऑफिस है ना कि तुम्हारा कोई घर, जो कि यहाँ पर बच्चों को लेकर आ गई हो और शोर मचा रही हो। फिर वो उसे लेकर जाने लगते हैं तो फिर सिया यहाँ पर आकर बुरी बुरी बातें करने लग जाती है कि ना तुम में मैनर्स ना तुम्हारे बच्चे में। यहाँ पर शाह एबी के कानों को बंद कर देती है ताकि इतने हर्टफुल वर्ड्स बेचारा सुन के उदास न हो जाए। सिया कह रही होती है कि इसका तो कोई फादर ही नहीं है। शाह यहाँ पर सिया को ये सब बोलने से मना करती है। सिया बोलती है कि ठीक है, अगर कोई फादर है तो हमें उसके बारे में बताओ, क्योंकि तुम तो अनमैरिड हो, तो फिर ये बच्चा आखिर आ ही कहाँ से सकता है। इतने में यहाँ पर कंपनी में छान आ जाता है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से उस बच्चे और उसकी मम्मा के बारे में पूछने लग जाता है। तो फिर असिस्टेंट यहाँ पर बताता है कि हमने बहुत सारी जगह पर ट्राई किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद से वो लोग रेंट पर रह रहे, इस वजह से यहाँ पर किसी भी घर का एड्रेस या फिर नाम ऐसा नहीं है जहाँ पर सिर्फ एक मदर और बेटा रहते हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कंपनी के अंदर जाने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिया होती है जो कि शॉप पर एलिगेशंस लगा रही थी कि तुम यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर आ गई हो ताकि यहाँ पर पूरा दिन मुफ्त की एसी, मुफ्त का खाना खा सके। तुम इतनी शेमलेस हो सकती हो, हमने कभी सोचा नहीं था। शाह यहाँ पर बच्चे के सामने ये सब बोलने से मना करने लगती है। सिया कहते कि ऐसे भी तुम्हें परमिशन किसने दी इस बच्चे को यहाँ पर लाने की। शाह कहने लग जाती है कि मुझे मिस्टर छान ने परमिशन दी है और उन्होंने खुद सामने से कहा था। तो यहाँ पर सिया बोलते कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। साथ साथ यहाँ पर कलीग्स भी सिया का साइड ही लेती है, कहती कि यहाँ पर बच्चे तो पहले से नहीं अलाउड है और तुम्हें क्या लगता है कि ये बेबी मिस्टर छान का होगा, क्योंकि वो भी अपने बच्चे को ढूंढ ही रहे हैं। यहाँ पर शाह सभी से साफ साफ कह देती है कि मेरे पास तुम लोगों के जैसे फ्री टाइम नहीं है जो मैं यहाँ पर अपने डिल्यूजन वर्ल्ड में ये सारी बातें सोच सकूं। यहाँ पर एबी सिया को हल्के से धक्का मारता है, कहता है कि मेरी मम्मा को बुली करना बंद करो, तुम तो कितनी बैड वुमन हो। सिया कहते कि ठीक है, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया, लेकिन अब मैनर्स मैं तुम्हें सिखाऊंगी। एंड यहाँ के गले कितने बुरे होते हैं कि वो शाह को पकड़ लेते हैं। एंड सिया यहाँ पर एबी को लेकर जा रही थी, जहाँ पर एबी चिल्ला चिल्ला कर अपनी मम्मा को बुला रहा था, बट यहाँ पर शाह उसके पास जा नहीं सकती और यहाँ पर सिया एबी को एक स्टोर रूम में बंद कर देती है, जहाँ पर बेचारा बड़ी जोर से चिल्ला रहा था। फिर यहाँ पर शाह उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुलता नहीं। तो फिर वो सिया को की कार्ड मांगने लग जाती है, कहती है कि वो बेचारा डर जाएगा। एंड सिया यहाँ पर बड़ी क्रूर इंसान होती है, जहाँ पर वो उस की कार्ड को फोल्ड कर फेंक देती है, बोलती है कि अब तुम कैसे दरवाजे को खोल सकती हो, मैं भी देखना चाहती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर सिया सभी कलीग्स को शाह को पकड़ने के लिए कह देती है एंड यहाँ पर सभी के सभी कलीग्स शाह पर एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं। सिया यहाँ तक कि शाह को थप्पड़ भी मार देती है। इतने में यहाँ पर एबी तो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था, जहाँ पर वो चिल्लाया जा रहा था। शाह ने समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे एलर्जी है, अगर मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई या फिर मैंने उसे मेडिसिन नहीं दिए तो फिर यहाँ पर वो सफोकेट हो जाएगा और हो सकता है कि वो बेहोश हो जाए। एंड एबी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। इतने में यहाँ पर छान ऊपर आ जाता है एंड छान के आते ही सभी लोग डर के मारे शाह को छोड़ देते, जहाँ पर शाह जोर जोर से दरवाजे को पीट रही होती है और उसे खोलने की कोशिश करते हुए छान को बातें बताती है। एंड यहाँ पर छान बड़े जोर से दरवाजे को धक्का मारकर खोल देता है,
जहाँ पर वो लोग एबी को देखते हैं। एबी यहाँ पर बेहोश हो चुका था, साथ साथ यहाँ पर एबी का फेस पूरा रेड हो गया था, जहाँ पर चान चाह कर भी उसके फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। चान यहाँ पर समझ जाता है कि शाह के बेबी को एलर्जी हो चुका है, तो फिर यहाँ पर वो उसे मेडिसिन देने लगता है जो कि वो हमेशा अपने साथ रखता है। और उसे कहता है कि देखना तुम्हारा बच्चा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर सिया मन में कह रही होती है कि अगर ये चान अभी यहाँ पर नहीं आया होता तो आज मैं इंसान को सबक सिखा कर ही रहती। इतने में यहाँ पर शाह चली जाती है सिया के पास में एंड जाती यहाँ पर वो उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। तो फिर सिया उस पर चिल्लाती है, जहाँ पर शाह से एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-4 थप्पड़े मारती है। कहते हैं कि अगर वापस से तुम नहीं करने की कोशिश की तो याद रखना मैं एक मॉम हूँ एंड मैं कोई भी लिमिट्स को क्रॉस कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए। फिर बाद में यहाँ पर सिया चली जाती है चान से कंप्लेन करने के लिए कि देखो ना इसे यहाँ पर ही कंपनी में अपने बच्चे को लेकर आई है बिना किसी परमिशन के, और मैं तो बस ऐसे मैनर्स सिखाने की कोशिश कर रही थी। तो फिर चान यहाँ पर सिया पर गुस्सा करने लगता है, कहता है कि मैंने उसे यहाँ पर लाने की परमिशन दी थी तो क्या अब तुम मुझे भी सिखाओगी। फिर यहाँ पर सिया शॉक हो जाती है। बाद में यहाँ पर वो लोग उसके एलर्जी के बारे में बताने लग जाते हैं, जहाँ पर वो स्टाफ कहती है लेकिन वो तो बस एक नॉर्मली स्ट्रॉबेरी वाला केक था एंड इसके बेबी को मैंगो से एलर्जी है। तो फिर शाह यहाँ पर बताने लग जाती है कि ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रॉबेरी हो, इसके अंदर हो सकता है किसी ने मैंगोस को जानबूझकर डाला हो। एंड यहाँ पर उसकी नजरें सीधा सिया के पास चली जाती है। सिया कहते हैं कि कुछ भी बकवास करना बंद करो, तुम अपने बेटे का ध्यान नहीं रख सकती, इसमें हमारी क्या गलती है। तो फिर शाह कहते कोई बात नहीं, उस पेंट्री एरिया में सीसीटीवी कैमरा तो होगा ही, हम सभी को पता लग जाएगा। सिया कहते कि तुम कौन होती हो जहाँ पर हम तुम्हें सर्विलियंस कैमरा का एक्सेस देंगे। एंड यहाँ पर चान अपने असिस्टेंट को कैमरा चेक करने के लिए कह देता है। फिर बाद में यहाँ पर कैमरे में देखकर समझ आता है कि सिया ने ये सब कुछ किया था, तो वो सिया को कमरे से फायर कर लेता है। सिया कहते कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारी फैमिली एक दूसरे को कितने टाइम से जानती आ रही है। लेकिन यहाँ पर वो उसकी बातों को सुनता ही नहीं है। दूसरा यहाँ पर एबी को उसके हाथ में पेन हो रहा था, जहाँ पर शाह से लेकर हॉस्पिटल जाने वाली थी। और यहाँ पर चांद तुरंत ही कार को रेडी करने के लिए कहता है। साथ साथ यहाँ पर उसके डैड हॉस्पिटल में होते, जहाँ पर वो आसपास कितने सारे बच्चों को देखकर सोच पड़ जाते हैं। 2 दिन हो चुके लेकिन मेरा प्यारा सा ग्रैंडसन मुझे अभी तक मिला नहीं है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ समय और रुक जाइए, आपका ग्रैंडसन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन क्या पता आप उसका फेस भूल गए रहोगे तो। ग्रैंडपा कहते कि नहीं, मैं मेरे ग्रैंडसन को कभी सफर करने नहीं दे सकता। एंड यहाँ पर वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाते हैं एंड शॉक के मारे बेहोश हो जाते। दूसरा यहाँ पर एबी को देखते जिसका फेस अब नॉर्मल हो चुका था एंड डॉक्टर बताने लगता है कि अब इसकी एलर्जी पूरी तरीके से जा चुकी है, बट नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान रखना होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके हाथों के बारे में बताते हैं कि मैटर अब कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो चुका है और इसका ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ डीन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डीन जो होता है वो अभी इंपॉर्टेंट सर्जरी में बिजी था। फिर बाद में हम यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि धीरे धीरे होश में आने लग जाते हैं एंड कहते हैं कि आपको आपके डैड का ध्यान रखना होगा, वरना अगर ऐसे ही गुस्सा होते रहे तो फिर इनका बीपी लेवल हाई होता जाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं शांत कैसे बैठूं, यहाँ पर ही मेरा बच्चा है जो कि अपने बेटे को ढूंढ में नहीं निकाल पा रहा है। न जाने मैं अपने ग्रैंडसन को कब से ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा इंसान होकर भी अपने एक छोटे से बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहा है। एक काम करो, सारे न्यूज़ मीडिया में फैला दो कि जो कोई भी मेरे ग्रैंडसन को ला के देगा मैं उसे 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर चान अपने डैड से कहता है कि देखिए आप यहाँ पर ये सब कीजिए, मेरी कंपनी में एक बच्चे को बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से चोट लग चुकी थी तो मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और तो यहाँ पर अंकल और गुस्से में आ जाते हैं कि दूसरों के बच्चों का ध्यान रखने के लिए टाइम है इसके पास, लेकिन खुद के बच्चे को इतना ही ढूंढ पा रहा है। आखिर क्या करूँ मैं मेरे बच्चे का। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं शाह को, जहाँ पर वो एबी को आराम करने के लिए कह रही होती है। लेकिन यहाँ पर एक अंकल थे जो कि कुछ ज्यादा चिल्लाकर बात कर रहे थे, तो शाह जाकर यहाँ पर उन्हें धीमी आवाज में बात करने के लिए कहती है और वो सीधा शाह को मुंह पर कह देता है कि अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो नॉर्मल वार्ड में क्या कर रही हो, जाओ जाकर अपना वीआईपी रूम बुक कर लो। और साथ साथ यहाँ पर न्यूज़ में भी आ जाता है। तो बाद में यहाँ पर उनकी नज़र जो है न्यूज़ में चली जाती है, जहाँ पर लू कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर लू चान अपने बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर चान आ जाता है, जहाँ पर चान जो है दूसरे बच्चे को देखता है तो उसे लगता है कि वो शाह का बेबी होगा। इस वजह से मन में कहने लगता है कि मेरा बेबी तो इससे भी ज़्यादा क्यूट है। फिर बाप ने बाहर वो उससे बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ पर शाह को वो बताने लग जाता है कि उसकी कंपनी की गलती की वजह से उसके बेटे को वो एलर्जी प्रॉब्लम हुई थी, तो जितना फीस था वो पूरा कंपनी ने पे कर दिया है। साथ साथ यहाँ पर वो शाह को 3 दिन की छुट्टी भी देता है ताकि वो अपने बच्चे का ध्यान रख सके। फिर इतने में यहाँ पर पीछे से एक बेड आ रही होती है, जहाँ पर शाह को टक्कर लगने वाली थी, तो वो उसे खींच कर अपनी ओर कर लेता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटल किस हो जाता है।
एंड इस सीन को देखते हुए असिस्टेंट का भी वही रिएक्शन होता है जो कि हमारा है। इसके बाद हम यहाँ पर एबी को देखते हैं जो कि शाओ की फ्रेंड नर्स के साथ में बात कर रहा होता है। एंड यहाँ पर वो मिनी को पूछने लगता है कि आप इतनी ब्यूटीफुल दिखती हो, आपका बॉयफ्रेंड तो ज़रूर होगा। मिनी उसे कहने लगती कि नहीं मैं सिंगल हूँ। तो वो कहता है कि तो बड़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर वो खुश हो जाता है, बोलता है कि बड़े होकर मैं आपको प्रपोज करूँगा, फिर मैं आपका बॉयफ्रेंड बनकर आपको प्रोटेक्ट करूँगा। इतने में वहाँ पर शाओ आ जाती है जो कि मिनी को डीन के बारे में पूछने लगती है। मिनी कहती कि वो तो वीआईपी वार्ड में जहाँ पर वो मिस्टर वैंग को ट्रीट कर रहे, तो फिर तुम वहाँ पर उससे मिल सकती हो। एंड यहाँ पर शाओ एबी को लेकर वहाँ पर चली जाती है ताकि वो डीन से रिक्वेस्ट कर सके उसके बेबी का हाथ का सर्जरी करने के लिए। साथ साथ यहाँ पर हम सिया को भी देखते हैं जो कि एक गिफ्ट का पूरा बास्केट लेकर आ रही होती है मिस्टर वैंग के लिए, ये सोचते हुए कि चान उससे माफ़ कर देगा। फिर यहाँ पर शाओ और एबी पहुँच जाते हैं 4th फ्लोर पर, लेकिन यहाँ का गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता। इतने में ही वहीं पर सिया भी आ जाती है एंड यहाँ पर वो शाओ से कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर वैंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी बच्चे की लाइफ है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर तुम्हें लगता है तुम डीन से मिल पाओगी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें डीन से मिलने भी नहीं दूंगी। शाओ यहाँ पर सिया को चिल्लाने लग जाती है, कहती कि एक तो मेरे बेटे की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने अगर उसे कार से टक्कर नहीं मारा होता तो आज ही नॉर्मल होता, और यहाँ पर तुम उल्टा मुझे चिल्ला रही हो। तो वो यहाँ पर सिया उस पर कहते कि हाँ मैं तुम्हें अंदर जाने देने नहीं वाली हूँ। सिया तो यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा झगड़ने लग जाती है। शाओ से कहते कि देखो मेरे साथ पंगा मत लो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, और मैं तो डीन से मिलकर रहूंगी। सिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों गार्ड्स को कहती है कि इसे अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ, लेकिन शाओ साफ साफ कहती थी कि खबरदार अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो मैं बिना डीन से मिले यहाँ से नहीं जाने वाली। फिर बाद में यहाँ पर सिया उस पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर शाओ गुस्से में आ जाती है। दोस्त समंदर का सीन देख रहे होते लेते एंड चान यहाँ पर आ जाता है। इतने में यहाँ पर एबी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो एक छोटे से बॉम्ब को रिलीज कर देता है जिसमें खांसने वाला स्मोक होता है एंड फटाक से वो अपनी मम्मा को मास्क दे देता है, साथ साथ खुद भी मास्क पहन लेता है। अब उसने मास्क पहन लिया था, जहाँ पर जाकर भी छान उसे पहचान नहीं पाएगा। फिर बाद में यहाँ पर सिया उस पर चिल्लाने लगती है। एबी कहता है कि मुझ पर मत चिल्लाओ, तुमने मेरी मम्मा को बुली किया। एंड यहाँ पर वो छान को सारी बातें बताने लग जाता है, जहाँ पर छान डीन को सबसे पहले उस बच्चे को चेकअप करने के लिए कहता है एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर सिया को बड़ा गुस्सा आ जाता है, कहने लग जाते हैं कि वापस से छान आ गया, इस वजह से वो मेरे जंगल से चढ़ चुकी, लेकिन बहुत जल्दी मैं यहाँ पर इसका जीना हराम कर दूंगी। फिर छान यहाँ पर सिया को पूछता कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बड़ी खुशी खुशी बताने लगती है कि अंकल को ठीक नहीं था ना, इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें देखने के लिए आ गई। लेकिन यहाँ पर छान उसे साफ साफ अंदर आने से मना कर देता है, कहता है कि मेरे डैड को रेस्ट की जरूरत है, तुम आओगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। और वो असिस्टेंट को भी यहाँ पर सिया को अंदर आने से मना कर देता है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे अंदर आने से साफ साफ ना कह देता है, तो फिर यहाँ से उसे मुंह फुलाकर जाना ही पड़ता है। फिर छान यहाँ पर जैसे उस रूम के अंदर आता है, अंकल उसके ऊपर पिलो फेंक देते हैं, कहते हैं कि हट जाओ मेरी नजरों से, मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है। छान उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अंकल तो पूरे बच्चे बन जाते हैं, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन को देखने की जिद पकड़ ही लेते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर शाओ और एबी को देखते हैं, जहाँ पर डीन ने एबी का यहाँ पर शाओ बड़ी खुश हो जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ से एक ह्यूज स्टडी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शाओ होती है एंड यहाँ पर वो बलून्स को सेल कर कर पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। इतने में यहाँ पर छान और असिस्टेंट उसे देख लेते हैं। असिस्टेंट कहता है कि आपने इसे 3 दिन की छुट्टी इसलिए दी थी ताकि वो अपना और बच्चे का ध्यान रख पाए, लेकिन यहाँ पर तो वो पार्ट टाइम जॉब करती है। फिर यहाँ पर छान उसे कुछ काम करने के लिए कहता है। इतने में यहाँ पर एक इंसान आता है, जो कि वो सारा का सारा बलून ढेर सारे पैसे देकर खरीद लेता है। एंड यहाँ पर वो अपनी मॉम को कॉल करके बता रही होती है कि कोई तो गधा इंसान आया था जो इस छोटे से बलून के लिए ढेर सारे पैसे देकर चला गया। एंड छान यहाँ पर उसकी बातों को सुन भी लेता है। फिर यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर छान नोटिस करता है कि ये तो डिलीवरी का भी काम करती है। छान यहाँ पर एक क्लब में जा रहा होता है, जहाँ पर शाओ वहाँ पर भी पहुँच जाती है। असिस्टेंट कहते हैं कि आखिर इसके पास कितनी सारे पार्ट टाइम जॉब्स है और इन सारे जॉब्स को एक साथ हैंडल कैसे कर पा रही है। छान असिस्टेंट को भेज देता है ताकि वो हॉस्पिटल में जाकर उसके बच्चे पर चेक ऑन कर सके। फिर बाद में यहाँ पर लो उस कमरे में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड सी से मिलता है
और तो यहाँ पर जी कोई और नहीं बल्कि सिया का ही भाई होता है। वो उसे कहने लग जाता है कि देखो सिया और हमारा रिलेशन कितने टाइम से है, तो फिर प्लीज तुम उसे माफ कर दो और कंपनी में वापस ले लो। यहाँ पर लूचान कहता है कि देखो इस बारे में मुझे सोचना होगा क्योंकि उसने जो काम किया है वो ठीक नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं, जहाँ पर हम सिया को देखकर वो बाहर से उन्हें देखकर बड़ी खुश हो रही थी और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिया ने बड़ी चालाकी से उसके ड्रिंक में कुछ तो मिला दिया था। इतने में सिया यहाँ पर शाह को देखती है। साथ साथ यहाँ पर छान जो है सी को यहाँ पर वार्निंग देता है कि तुम्हें अपनी बहन को सुधार कर रखना होगा, वो ठीक नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर सिया होती है जो कि शाह को ताने मार रही थी कि तुम तो ऐसे सब काम करने के लिए बनी हो, लगता है तुम्हें भी कंपनी से फायर कर दिया गया है। शाह कहती कि मुझे तो नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर फायर किया है। तो फिर सिया बोलती है कि देख लेना, मुझे बहुत जल्दी कंपनी में वापस बुला लेंगे क्योंकि छान मुझसे दूर रह नहीं सकता और बहुत जल्दी हमारा परिवार एक होने वाला है। शाह यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि तुम जैसे लड़कियों को एक्सेप्ट कौन कर सकता है, मुझे ये बात समझ ही नहीं आती। तो फिर सिया गुस्से में आ जाती है, कहती कि कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं लू की फैमिली को ही बिलोंग करती हूँ। इतने में यहाँ पर हम देखते जहाँ पर छान वहां से जाने लग जाता है एंड जैसे वो बाहर निकलता है उसे चक्कर सा आने लगता है एंड सिया तुरंत ही उसके पास भाग जाती है और उसे लेकर जाने लगती है, लेकिन छान यहाँ पर उसे धक्का मार देता है। फिर भी सिया उसे लेकर जा रही होती है, जहाँ पर छान गुस्से में आकर उसे गले को पकड़ लेता है। सिया कहते कि तुम्हें तो बहुत टाइम से एक बेबी चाहिए था, मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर छान उसे धक्का मार देता है और उसे अपने आप से दूर कर लेता है। कहने लगता है कि मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो वरना तुम्हारा बड़ा बुरा हाल होगा। एंड यहाँ पर शाह ये सीन देखकर सिया का मजाक उड़ाने लग जाती है, कहती कि अरे वाह, मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर मिस्टर छान तुमसे कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। फिर यहाँ पर छान शाह को देखता है, जहाँ पर वो शाह को लेकर एक रूम के अंदर चला जाता है एंड ये चीज देखकर सिया बड़े गुस्से में आ जाती है। यहाँ पर शाह से रोकने लग जाती है, लेकिन छान उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। तो शाह सोच में पड़ जाती है कि एबी को इसी ने मेडिसिन देकर टाइम पर बचाया था, वरना एबी को कुछ भी हो सकता था। तो फिर यहाँ पर उनके बीच में मेकआउट हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर छान उससे माफी मांगता है एंड कहता है कि तुम जो कहोगी मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। एंड शाह को यहाँ पर एबी के जितने भी फीस होते हैं उसी की याद आती है, तो फिर यहाँ पर वो उसे पैसे मांग लेती है एंड यहाँ पर छान भी उसे पैसे दे देता है, जहाँ पर शाह बड़ी खुश हो जाती है कि एबी का हॉस्पिटल का बिल अब पे हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है मैडम शाह के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसे ही है। तो फिर यहाँ पर भी छान सोच में पड़ जाता है कि लगता है मैं तो उसे दिखाई देता ही नहीं हूँ। इसके बाद में वो उसके बेटे की कंडीशन के बारे में पूछता है एंड असिस्टेंट बता देता है कि अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और उसे हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके बाद में हम यहाँ पर छान के डैड को देखते हैं एंड अंकल यहाँ पर अपने माइंड को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज्यादा गुस्सा न कर पाए। इतनी में यहाँ पर डीन आ जाता है जो उसे उसके सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है। एंड ग्रैंडपा ने कहा था कि मैं यहाँ पर अपने माइंड को काम डाउन कर जाऊँ और मैं मेरे ग्रैंडसन की तस्वीर निकाल रहा हूँ ताकि कोई भी उसे देखे तो तुरंत ही पहचान जाए। फिर डॉक्टर यहाँ पर उसे वो फोटो दिखाने के लिए कहते हैं एंड अंकल यहाँ पर जैसे उस फोटो को दिखाते हैं वो फोटो बड़ा फनी होता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे देखकर कौन पहचान पाएगा। एंड यहाँ पर अंकल कहते हैं कि ये तो कितना इजी स्केच है, कोई भी देखकर पहचान लेगा कि ये मेरा ग्रैंडसन है। इतने में यहाँ पर नर्स आ जाती है जो कि एबी के बारे में बताने लगती है, कहती कि आज वो डिस्चार्ज होने वाला है तो उसकी मॉम को हमें खबर कर देना चाहिए। एबी का नाम सुनते ही यहाँ पर वो उसके बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर डीन बताता है कि वो 6 साल का है और उसके हाथ में फ्रैक्चर था। ये बात सुनते ही यहाँ पर अंकल को याद आता है कि उस बच्चे के हाथ में भी फ्रैक्चर था, तो वो समझ जाता है कि ये तो उसका ग्रैंडसन ही हो सकता है और वो उसे मिलने के लिए तुरंत ही वहाँ से दौड़ पड़ता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर एबी को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और यहाँ पर वो एप्पल को खाने वाला था। इतने में उसकी मम्मा शाह आकर उस एप्पल को खाने से मना करती है क्योंकि एबी ने उसे वॉश नहीं किया होता। एबी कहता है कि वॉश करके क्या करूंगा, आप यहाँ पर टैप वाले वाटर को बॉईल कर पिलाती हो लेकिन आप उस टैप वाटर से इस एप्पल को धोती हो तो सेम ही बात हुई ना। एंड यहाँ पर इसका जवाब शाह के पास होता ही नहीं है, वो उसे कहती है कि कुछ भी सवाल तुम पूछते हो एंड चली जाती है एप्पल को वॉश करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर शाह के फोन पर कॉल आने लगता है, जहाँ पर शाह एबी को ही कॉल पिक करने के लिए कहती है एंड जैसे एबी यहाँ पर कॉल पिक करता है वो होता है अंकल यानी कि उसका ग्रैंडपा। एंड यहाँ पर वो उसे उसका नाम कंफर्म करता है। एबी कहता है कि हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ,
तो फिर यहाँ पर ग्रैंडपा बताने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो तुम मुझे अपना एड्रेस बता दो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। एबी कहता है कि तुम तो स्कैमर हो, मैं यहाँ पर ना तुम्हें मेरा नंबर दूंगा, ना तुम्हें घर का एड्रेस दूंगा और ना ही मेरी मम्मा के कार्ड का पिन बताऊंगा। यहाँ पर अंकल हंसने लग जाते, कहते कि तुम तो बड़े स्मार्ट हो, तुम पक्का यहाँ पर लू फैमिली की ही जीन में से आए हो और बहुत जल्दी मैं तुम्हें ढूंढूंगा और मैं तुम्हारे यहाँ पर ही आ रहा हूँ। एबी को यहाँ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये अंकल मेरे घर पर कैसे आएंगे। इतने में यहाँ पर उसे घर पर सिया आ जाती है और गुस्से में आकर उसके हाथों से फोन लेकर कट कर देती है। यहाँ पर अंकल भी सोचने लगते हैं कि आखिर इसका फोन अचानक से कट कैसे हो गया और तो वो यहाँ पर एबी को लेकर जाने लगती है, जहाँ पर शाओ एबी को चुरा देती है, कहती कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पर अंकल को लगता है कि शायद से मेरा ग्रैंडसन खतरे में हो सकता है, तो फिर यहाँ पर वो ड्राइवर को जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने के लिए कहता है। साथ साथ यहाँ पर वो छान का कॉल तो लगाता है, लेकिन छान का फोन बंद आ रहा था और वो अपने बेटे पर आए दिन और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। ग्रैंडपा को यहाँ पर गुस्सा आता है कि कोई भी अगर मेरे ग्रैंडसन को तकलीफ पहुँचाएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साथ साथ यहाँ पर सिया होती है जो कि उसे घर के एग्रीमेंट्स बताने लगती है, कहते कि यहाँ के लैंडलॉर्ड ने मुझे घर सेल कर दिया, तो अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। शाह कहते कि मुझे तो कुछ बात पता नहीं है, मुझे यहाँ पर ये बात लैंडलॉर्ड से पूछनी होगी। और यहाँ पर सिया बोलती कि ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं मानूंगी और वो गार्ड्स को सारा सामान बाहर फेंकने के लिए कहती है, लेकिन शाह उन्हें रोकती है, कहती कि जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद सामान पैक कर यहाँ से निकल जाऊंगी। सिया यहाँ पर शाह से कहती कि देखो तुम घर तो छोड़कर जा रही हो, लेकिन मेक श्योर करना ये सिटी भी छोड़कर चली जाओ। शाह को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, तो सिया यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि तुमने मेरे कीड़े कराए पर सारा पानी फेर दिया है। शाह कहते कि इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने तो उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए थे, अगर उसे पता चल गया तो मुझे पता नहीं इसका बाद में क्या होगा। तो फिर यहाँ पर सिया से बोलती कि देखो तुम मुझे धमकी ना दो तो बेटर होगा, तुम यहाँ पर देख सकती हो कि कितने लोग मेरे साथ हैं और यहाँ पर तुम उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो अपने बच्चे को लेकर, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। शाह कहते कि मैं उसे सेड्यूस नहीं कर रही हूँ। सिया कहती है कि ठीक है, तो फिर लगता है मुझे यहाँ पर अपना सेकंड मेथड यूज करना होगा, लेकिन शाह यहाँ पर बोलती है कि जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। फिर फटाक से पैकिंग करने के लिए चली जाती है। दूसरे ग्रैंडपा होते हैं जो ड्राइवर को और भी तेजी से गाड़ी चलाने के लिए कहते हैं एंड इतने में यहाँ पर छान को ग्रैंडपा का कॉल आ ही जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा उस पर चिल्ला को रोकने लगती है, कहती है कि देखो अब ये घर मेरा हो चुका है और इतने टाइम से तुम मेरे घर पर रहती आ रही थी, तो तुम्हें कंपेंसेशन तो पे करना ही होगा। शाह यहाँ पर कहती थी कि तुम्हारा ये घर आ चुका है और मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ, तो फिर तब तक तो तुम्हारा घर ये था भी नहीं। लेकिन यहाँ पर सिया बोलती है कि ठीक है, एक काम करो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी, बट यहाँ पर अपने बेटे को बोलो कि नील डाउन कर वो मुझसे माफी मांगे, तो मैं यहाँ से तुम्हें शांति से जाने दूंगी। लेकिन शाह यहाँ पर उसे शेमफुल पर्सन बोलकर ऐसा करने के लिए साफ साफ मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर से अपने सभी गार्ड से कहती है कि इसकी छानबीन करो और इसके पास जितनी भी प्रीशियस चीजें होंगी वो सब कुछ मेरे पास ले आओ। फिर बाद में यहाँ पर गार्ड्स उसे सर्च करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर एबी सिया को धक्के मारने लगता है एंड सिया यहाँ पर एबी को पकड़ लेती है, कहती कि मुझे तो तुम्हें मैनर सिखाने ही होंगे। शाह कहती कि देखो तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे, बच्चे को तो छोड़ दो। सिया कहती कि नहीं नहीं, अब तो तुम्हारा बेटा तो नील डाउन कर रहेगा, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो खुद ब खुद यहाँ पर नील डाउन कर मुझसे माफी मांग लो। और तो यहाँ पर सिया जो है एबी को थप्पड़ मारने वाली थी, एबी भी यहाँ पर रो रहा होता है एंड शाह यहाँ पर नील डाउन कर उससे माफी मांगने लगती है, कहती कि अब तो एबी को जाने दो। लेकिन सिया हंसने लग जाती है, कहती कि तुम कितनी ज्यादा बोली हो, और कहने लग जाती है कि अगर यहाँ पर तुम 100 बार भी माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुमने मेरे मैन को मुझसे छीना है तो तुम ये डिजर्व करती हो। एंड यहाँ पर वो ब्रूम स्टिक से एबी को मारने वाली थी, इतने में यहाँ पर ढेर सारी लग्जरियस कार आ जाती है, जिसमें से ग्रैंडपा यानी कि एबी के ग्रैंडपा बाहर निकलते हैं और तो यहाँ पर वो उन्हें रुकने के लिए कह देते हैं एंड यहाँ पर ग्रैंडपा आकर सिया को धक्का मार देते हैं और तो और एबी को उसकी मम्मा के पास भेज देते हैं। साथ साथ वो सभी गार्ड्स को उन दूसरे गार्ड को गिरफ्तार करने के लिए कह देते हैं। यहाँ पर सिया से पूछते कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और यहाँ पर उसके अंकल उसे थप्पड़ मार देते हैं, कहते कि तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को बुली करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। फिर बाद में यहाँ पर सिया को कुछ समझ नहीं आता, तो ग्रैंडपा यहाँ पर उसे बातें बताने लगते हैं और तो यहाँ पर सिया से कहती है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत काम नहीं किया, मैं तो बस इन्हें अपने घर से बाहर निकाल रही थी। एंड एबी यहाँ पर आकर कहने लग जाता है कि ये बैड वुमन झूठ बोल रही है, उसने मुझे बुली करने की कोशिश की और मम्मा से भी नील डाउन करवा कर माफी मांगने के लिए कहा। शाह भी यहाँ पर उन्हें बताती है कि बस इतना भी नहीं, यहाँ तक कि उसने मेरे बेटे की हाथ को भी तोड़ा है।
यहाँ पर ग्रैंडपा को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो फिर यहाँ पर वो अपने अंकल से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन अंकल यहाँ पर उसे कहने लग जाते हैं कि देखो अब बहुत हो गया तुम्हारा, मैं यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से चुप हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, और तो अब तुम्हारा मेरे घर पर आना अलाउड भी नहीं है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम से तुमने ऐसा करने की कुछ कोशिश की तो याद रखना मैं इस बार तुम्हारे पेरेंट की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिया यहाँ पर माफ़ी मांगती रहती है, लेकिन अंकल यहाँ पर उसकी बातों को सुनते ही नहीं। एंड यहाँ पर वो गार्ड को सिया को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। तो उसे यहाँ पर साफ सोच रही होती है कि आखिर ये अंकल एबी के ग्रैंडपा कैसे हो सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा उससे उस हॉस्पिटल वाली बात बताने लग जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर वो शाह को जियाने रिपोर्ट्स भी देते हैं। पहले तो यहाँ पर एबी ग्रैंडपा के पास जा नहीं रहा था, फिर शाह रिपोर्ट्स लेकर समझ जाती है कि ये तो सचमुच उसके ग्रैंडपा है, तो फिर वो एबी उसके पास चला जाता है। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा एबी को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें देखकर अब मेरे सांसों में सांस आ रही है, तुम मेरे साथ घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे टॉयज खरीद कर रखे हैं। ये भी यहाँ पर मना कर देता है, कहता है कि मैं अपनी मम्मा के साथ रहना चाहता हूँ। ग्रैंडपा यहाँ पर हंसने लगते, कहते कि हाँ मैं भी तो ये कह रहा हूँ शाह, तुम अपने बेटे को लेकर मेरे घर आ सकती हो, फिर हम एक साथ रह सकते। लेकिन शाह यहाँ पर मना कर देती है, कहते हुए कि इनअप्रोप्रिएट है। ग्रैंडपा कि माफ़ कर देना, ये शुरुआत है, मैं समझ सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए दूसरे घर में रहने के लिए अरेंजमेंट कर सकता हूँ, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे तुम कंफर्टेबल हो जाओगी हम वैसे ही करेंगे। शाह भी यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि आखिर वो एबी को लेकर कहाँ पर ही जा सकती है और वो एबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए वो ग्रैंडपा की बात को मानकर उसे थैंक यू बोलने लगती है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा चांद को कॉल कर सारी बातें बता देते हैं कि मैं उन्हें विला में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चांद कहता है इससे अच्छा ये है कि आप अपने ग्रैंडसन को लेकर घर ही आ जाइए ना। ग्रैंडपा कहते कि नहीं, उसे अपनी मम्मा के साथ रहना है, तो फिर हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा वो चाहता है। चान यहाँ पर ग्रैंडपा को उसकी आइडेंटिटी रिवील करने से मना कर देता है एंड कहता है कि मैं भी तब तक वहाँ पर पहुँचता हूँ। असिस्टेंट तो यहाँ पर चान का मजाक उड़ाने लगता है और उसकी टांग खींचने लगता है, कहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी इसलिए हिडन रखना चाहते हो ना कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो कि आपका मैडम शाह पसंद है या फिर आपके बेटे की मम्मा। यहाँ पर चान उसे मुंह बंद रखने के लिए कहता है। ग्रैंडपा बाद में यहाँ पर शाह और एबी को लेकर घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर एबी घर को बाहर देखकर ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि ये तो एकदम पैलेस जैसा है, आपका घर तो कितना प्यारा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरा घर नहीं है, अब से ये तुम्हारा घर है। तो फिर यहाँ पर एबी खुश हो जाता है, कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा यहाँ पर रह सकता हूँ और हमें कोई पकाएगा भी नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर सकते हो इस घर के अंदर, और ऐसे भी आगे जाकर ये घर कंपनी सारी की सारी चीजें तो तुम्हारी ही होने वाली है। फिर बाद में हम यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि यहाँ पर एबी के साथ खेल रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है और माफी मांगता है देरी से आने के लिए क्योंकि कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था। वह यहाँ पर वो एबी को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। और एबी यहाँ पर पूछता है कि आपको मेरी मम्मा पसंद नहीं है क्या, क्योंकि आप उन्हें छोड़कर चले गए थे। तो फिर छान यहाँ पर उससे पहले तो माफी मांगता है, कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। तो वो उसकी मम्मा के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर ग्रैंडपा बताते हैं कि वो तो अब अपने काम पर चली गई है। कितने इनह्यूमन है ऐसे कंपनी वाले, आधी रात को भी काम पर बुलाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर चांद को छींक आने लगती है, जहाँ पर ग्रैंडपा फटाक से अपने ग्रैंडसन को ले लेते हैं, कहते हैं कि मेरे ग्रैंडसन से दूर जाओ, तुम बीमार पड़ जाओगे तो फिर मेरे ग्रैंडसन को भी बीमार कर दोगे। और वो अपने ग्रैंडसन को लेके बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हें एबी की मम्मा से शादी करनी होगी। एंड ये बात सुनते यहाँ पर चांद को वो नाइट याद आने लगती है जिस रात को क्लब में वो शाह के साथ में था। तो फिर ग्रैंडपा को वो शादी करने के लिए मना कर देता है, कहता है कि मुझे वक्त चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम तो कितने बुरे इंसान हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हो। फिर यहाँ पर चांद कहते हैं कि मैंने कब ऐसा कहा, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शादी कर थोड़ी ना ली जाती। ग्रैंडपा यहाँ पर गुस्से आ जाते हैं एंड गुस्से में आकर वो यहाँ से अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल देते हैं और उसकी बातें सुनने के लिए भी रेडी नहीं होती। यहाँ पर चांद उस बच्चे का नाम सुनकर शॉक हो जाता है। असिस्टेंट कहते हैं कि ऐसा सेम नेम तो शाह के बेटे का भी है, कहीं शाह ये तो उसकी मम्मा नहीं। एंड यहाँ पर चांद को हॉस्पिटल का सीन याद आता है। वो कहता है कि नहीं, ये भी उसका सन नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उसके सन को तो ऑलरेडी देखा हुआ है, ये भी तो कुछ ज्यादा ही क्यूट है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर शान शाह को देख रहा था एंड सोच रहा होता है कि शाह को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उस रात के बारे में, और जाकर यहाँ पर वो उसे कुछ इंपॉर्टेंस काम करने के लिए कहता है, जहाँ पर वो उन डॉक्यूमेंट्स को उसे समराइज करने को बोलता है। एंड यहाँ पर एक कलीग होती है जो कि सारी की सारी बातें सिया को बता देती है। सिया यहाँ पर उसे कहती है कि देखो अगर तुम शाह को इस कंपनी से बाहर निकलवा दोगी तो मैं तुम्हें सीधा 1 लाख रुपीस दूंगी। एंड यहाँ पर वो कलीग लालच में आ जाती है।
जहाँ पर शाह अपना काम खत्म करने के बाद टी ब्रेक पर चली जाती है एंड इतने में यहाँ पर वो जो कलीग होती है वो उसके लैपटॉप से वो सारे के सारे डेटा को डिलीट कर देती है। फिर शाह वापस आ जाती है, जिसके थोड़े टाइम बाद यहाँ पर चान अपना डेटा मांगने के लाया होता है, लेकिन शाह के लैपटॉप में तो वो था ही नहीं। एंड जितने भी कलीग्स होते हैं यहाँ पर वो लोग उस पर एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारी जगह होते तो कब का रिजाइन कर देते। साथ साथ सिया भी आकर उस पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन शाह यहाँ पर उन सबको काम डाउन होने के लिए कहती है एंड यहाँ पर वो पेन ड्राइव निकालती है, कहती है कि मैं अपने सारे काम पेन ड्राइव में पहले से ही कॉपी कर लेती हूँ, और वो पेन ड्राइव चान को दे देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लिफ्ट से जा रहे होते, जहाँ पर शाह जैसे लिफ्ट में आती है चान यहाँ पर अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, तो फिर असिस्टेंट लिफ्ट से चला जाता है एंड लिफ्ट में यहाँ पर अचानक से गड़बड़ होने लगती है। शाह गिरने वाली थी तो चान उसे पकड़ लेता है एंड शाह को यहाँ पर वॉमिट फील होती है। वो सोचने पड़ जाती है कि आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही वॉमिट हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना होगा। चान कहता है कि उस रात की बात, शाह कहती है कि टेंशन मत लो, उस रात की बात के बारे में मैं किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ। चान का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन शाह को यही लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर शाह चली जाती है हॉस्पिटल में एंड तब यहाँ पर उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी ट्रिपलेट्स के साथ में। फिर बाद में यहाँ पर शाह होती है ऑफिस में, जहाँ पर वो यही बात को सोच रही होती है कि आखिर चान इस बच्चों को लेकर अग्री करेगा या फिर नहीं। तो फिर यहाँ पर वो चली जाती है इनडायरेक्टली उसे बात पूछने के लिए कि क्या तुम्हारे घर पर बच्चे हैं, और अगर कोई बच्चा तुम्हारे घर पर आ जाए तो। चान यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि ऑलरेडी मेरे पास ए भी है, तो ज़्यादा बच्चे होंगे तो शोर मचेगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे कह देता है कि नहीं नहीं, बच्चे कुछ ज़्यादा ही शोर मचाते हैं। एंड यहाँ पर शाह गुस्से में जाकर बैठ जाती है अपने सीट पर। इतने में यहाँ पर मियाँ आकर उसे कुछ काम दे देती है, तो फिर वो काम करने लग जाती है एंड मियाँ बड़ी चालाकी से उसके डेस्क पर से उसका पर्सनल डॉक्यूमेंट लेकर चली जाती है, जो कि उसके प्रेगनेंसी के रिपोर्ट्स होते हैं। एंड यहाँ पर सभी लोग मिलकर यहाँ पर शाह पर एलिगेशंस लगाते हैं, जहाँ पर शाह की जो फ्रेंड होती है वो उसी का साथ देती है, बट वो लोग तो यहाँ पर शाह का मुंह ही बंद कर देते हैं। एंड यहाँ पर ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इतने में वहाँ पर चान आ जाता है, कहता है कि मीटिंग रूम में मीटिंग होने के बदले यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर यहाँ पर शाह को समझ आता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी वाली बात चान को नहीं बता सकती। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है, एक्चुअली कंपनी के पेपर सब मैंने मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर दिया, इस वजह से ये सब हो रहा है। असिस्टेंट यहाँ पर कहता है कि तुम सब क्या थोड़े से पागल हो, इतनी बड़ी कंपनी के पास क्या 2-3 पेपरों की कमी हो जाएगी, अगर उसे अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाद में यहाँ पर मियाँ उसे उसका पर्सनल डॉक्यूमेंट दिखाती है, जो कि प्रेगनेंसी रिपोर्ट होता है, जिसे देखकर यहाँ पर तो चान शॉक ही हो जाता है, साथ साथ खुश भी होता है। यहाँ पर मियाँ और उसके साथ साथ उसकी फ्रेंड दोनों मिलकर यहाँ पर शाह पर चिल्ला रहे होते हैं, कहते हैं कि इसको तो कंपनी से निकाल देना चाहिए। चान को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को ही कंपनी से निकाल देता है। इसके बाद में यहाँ पर शाह और चान अपने ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर चान शाह से पूछ रहा होता है कि अब तुम इन ट्रिपलेट्स का क्या करोगी। तो फिर शाह यहाँ पर उसे पैसे मांगती है। चान कहता है कि कैसे पैसे। शाह बोलती है अब तुम चाहते हो कि अबॉर्शन भी मैं खुद के पैसे से करवाऊँ, लेकिन यहाँ पर चान उसे अबॉर्शन करवाने से साफ साफ मना कर देता है। शाह कहते हैं कि देखो मैं ऑलरेडी मेरे बच्चे को पाल रही हूँ, मैं यहाँ पर 3 और बच्चों को पालना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो फिर चान कहता है कि किसने तुमसे कहा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, मैं भी यहाँ पर उन बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर शाह बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते जो कि एबी के साथ वीडियो कॉल पर होते हैं और वो अपने फ्रेंड को एबी से मिलवा रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर चान आ जाता है, जो कि यहाँ पर उन्हें शादी के लिए मना कर देता है। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते। चान कहते हैं कि डैड मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसके डैड इस बात को समझने के लिए रेडी नहीं थे, जहाँ पर चान को शाह के रिपोर्ट्स पता नहीं होते। ग्रैंडपा कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पूर्वजों से और जन्मों जन्मों से हम सिर्फ एक ही बेटे को जन्म देते आ रहे, तुम ट्रिपलेट्स को जन्म दे सकते हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर चान में और उसके डैड में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर उसके डैड की हार्ट कंडीशन कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाती है, तो चान चाह कर भी उन्हें कुछ बोल नहीं पाता। फिर यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शाह घर पर आ जाती है और यहाँ पर वो चान को टेक्स्ट कर रही होती है, जहाँ पर चान का रिप्लाई आ जाता है कि माफ़ कर देना, मैं किसी और से शादी कर जाऊँ, लेकिन इन बच्चों के लिए मैं तुम्हें कंपेंसेशन पे करने के लिए रेडी हूँ। अरे बात सुनते यहाँ पर शाह बड़ी अपसेट हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर शाह पेंट्री एरिया में होती है, जहाँ पर उसकी कलीग्स जो होती है वो अपने बॉस यानी कि चान के बेटे के बारे में बात कर रही थी एंड कहने लग जाती है कि वो उसकी मम्मा के साथ में बहुत जल्दी शादी करने वाला है। ये बात सुनकर उसे और अच्छा नहीं लगता। इतने में यहाँ पर चान आ जाता है, जो कि शाह से बात करने लगता है एंड कहने लगता है कि तुमने अपना डिसीजन बना लिया। शाह कहते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर उन 3 बच्चों को जन्म दूंगी और तो उसका खर्चा हाफली मैं उठाऊंगी और हाफली तुम्हें उठाना होगा, और ये बात शादी की तो
तो मुझे भी तुम्हारे साथ शादी करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से सीधा चली ही जाती है। फिर बाद में यहाँ पर शाओ अपने घर पर होती है, जहाँ पर स्टाफ सा चाहते हैं उससे एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस लेने के लिए, कहते हुए कि मास्टर ने आपको ये ड्रेस एक इवेंट में पहनने के लिए भेजा है और आप और एबी को वहाँ पर इन्वाइट किया है। तो फिर बाद में हम यहाँ पर सिया के घर वालों की वो भी देखते हैं, जहाँ पर वो लोग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग शाओ को रास्ते से हटा देंगे। फिर सिया यहाँ पर उस इवेंट में होती है, जहाँ पर वो किडनैपर्स को कॉल कर सारे इंस्ट्रक्शन देने लग जाती है एंड किडनैपर्स यहाँ पर आकर उसकी बेबी को किडनैप कर लेते हैं और वो उसे टिक्की के अंदर डाल रहे थे। एंड शाओ बहुत स्मार्ट होती है, जहाँ पर वो उसी वैन के अंदर बैठकर वैन को चलाकर लेकर चली जाती है। तो बाद में यहाँ पर शाओ एबी ग्रैंडपा से मिलते हैं, जहाँ पर शाओ ग्रैंडपा को वो सारी बातें बताने लग जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी पता कर लगा लूंगा कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे ग्रैंडसन को किडनैप करने की और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। ग्रैंडपा यहाँ पर एबी को लेकर चले जाते हैं क्योंकि उसे कपड़े फट चुके थे। एंड यहाँ पर शाओ उस इवेंट के अंदर आ जाती है, जहाँ पर इवेंट के अंदर आते ही सिया के सभी फैमिली मेंबर्स उसे टारगेट करने लगते हैं, साथ साथ उसका भाई ज़ेबी। सभी लोग यहाँ पर शाओ को इंसल्ट करते, जहाँ पर शाओ कहती है कि मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोग मुझे देखकर कुछ ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग चाहते हो कि सिया को यहाँ पर वो पोजीशन मिल जाए जो कि मेरी है। सिया यहाँ पर उसे उल्टा सीधा कहने लगती है, बोलते कि देखना छान यहाँ पर जैसी आएगा वो मेरे पापा के बोलने पर वही कहेगा जो मेरे पापा उसे कहेंगे, और ज़ेबी उसका बहुत टाइम से फ्रेंड है तो फिर यहाँ पर वो उसी की बात मानेगा। शाओ कहते कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो कर लो, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बाद में जी यहाँ पर उसे 5 मिलियन का चेक देने लगता है, कहता है कि इन पैसों को लो और यहाँ पर से हमेशा के लिए चली जाओ। एंड शाओ यहाँ पर उस चेक को ले लेती है। फिर बाद में यहाँ पर कहते हैं कि बस 5 मिलियन में मेरा क्या ही होगा। सिया उसे कहती है कि ज़्यादा ग्रीडी मत बनो, 5 मिलियन तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही है, जितना दिया है उतने में ही खुश रहो। शाओ से कहते कि देखो ये 5 मिलियन तो लू फैमिली के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अगर मेरे फादर इन लॉ से कह दूँ कि मुझे 50 मिलियन अभी 1 मिनट में चाहिए तो वो मुझे तुरंत ही ला के दे देंगे, वो मुझे किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलने वाले। तो अगर तुम्हें मुझे यहाँ से भेजना है तो अपना प्राइस तो बढ़ाना होगा ही। यहाँ पर वो लोग उसके ऊपर गुस्सा करने लगते। सी कहता है कि देखो इतने पैसे बहुत है, एंड यहाँ पर शाह उसके चेक को फाड़ कर फेंक देती है। सिया कहती है कि लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, हमें इसे यहाँ से बाहर तक के मार कर निकालना ही होगा। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा और चांद साथ में होते हैं, जहाँ पर ऐसे सुनाकर उन्हें बातें बताने लग जाता है। एंड तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। सिया जो है यहाँ पर शाह के बारे में बुरी बातें बोली थी, जहाँ पर शाह सिया की रियलिटी सभी को बताने लग जाती है कि वो कितनी क्रूअल इंसान है और उससे भी के साथ क्या क्या किया है। सिया बोलते कि देखो कोई तुम पर भरोसा करने ही नहीं वाला है। यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, जहाँ पर शाह तो सिया को थप्पड़ मारकर दूर ही कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग शाह को माफी मांगने के लिए कहते, लेकिन शाह यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है। सिया यहाँ पर आकर उसे थप्पड़ मारती है, कहती कि तुम्हें क्यों लगता है छान तो मेरे साथ कभी भी शादी करेगा और तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। छान का नाम सुनने के बाद वह सोच में पड़ जाती है, छान तो मेरा बॉस है, क्या छान मेरे बेटे का फादर है। और तो यहाँ पर इतने में ही छान आ जाता है, जहाँ पर छान को देखकर शाह कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। छान यहाँ पर शाह से कहता है कि जो कुछ भी हुआ मुझे वो सारी बातें बताओ, लेकिन यहाँ पर शाह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सिया कहती है कि तुम इसकी बातों को मत सुनो। सिया की मॉम और उसके डैड भी यहाँ पर छान से कहते हैं कि हमारी बेटी तुम्हारी फियांसी है, तुम्हें उसका साइड लेना चाहिए। सिया कहती है कि हाँ ये तो एबी की मम्मा बनने के भी काबिल नहीं है। ये बात सुनते ही यहाँ पर छान को समझ आ जाता है कि एबी की मॉम कोई और नहीं बल्कि शाह ही है। और तो यहाँ पर वो शाह से भी कंफर्मेशन लेता है, जहाँ पर शाह से हाँ कहती है और ये बात जानते ही वो उसे तुरंत ही हक करने लग जाता है। सिया ये चीज़ को देखकर बड़ी शौक हो जाती है एंड छान गुस्से में आ जाता है कि कहता है कि तुम ही वो थी जिसने मेरे बेटे को उस दिन मैंगो खिलाकर एलर्जी करवा दी थी, और वो तुरंत ही उसे एक नहीं बल्कि 2-3 थप्पड़ मारने लग जाता है। यहाँ पर आंटी जो है छान पर चिल्लाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा ने जिन गार्ड्स को किडनैपर्स को पकड़ने के लिए भेजा था वो लोग भी यहाँ पर आ जाते, जहाँ पर शाह छान को सारी बातें बताती है कि किस तरीके से सिया ने उनकी किडनैपिंग करवाने की कोशिश की थी। तो फिर यहाँ पर छान उस पर और गुस्सा करने लगता है एंड यहाँ पर सिया झूठ बोलती है, जहाँ पर किडनैपर्स उसकी पोल को खोल देते हैं। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं, जहाँ पर सिया की मम्मा और वो आंटी ग्रैंडपा से कहने लगती है कि आखिर मेरी बेटी का क्या होगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें इस एंगेजमेंट को कैंसिल करना होगा। तो फिर आंटी यहाँ पर बोलती है कि यह एंगेजमेंट तो हमारी फैमिली की बेटी के साथ में तय हुई थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो
पहली बात तुम्हारी बेटी के साथ में हुई थी। ये तो तुम्हारी ऑर्फन वाली बेटी है, हमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम जरा इसकी नीयत को देखो, ये कितनी बुरी इंसान है। मेरे पास इसके काले करतूत के हर एक चिट्ठे है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी बैंक करप्ट हो जाए तो बेहतर होगा तुम सब यहाँ से चले जाओगे। तो और डर के मारे यहाँ पर सिया और उसके फैमिली मेम्बर्स को वहाँ से जाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर छान कह देता है इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें तो मैं पुलिस स्टेशन भेज कर ही रहूँगा। फिर बाद में यहाँ पर छान शाह से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि माफ़ कर दे, मैं तुम्हें रिकग्नाइज नहीं कर पाया। एंड बाद में यहाँ पर शाह से नाराज़ होती है। जब वो छाने से मनाने की कोशिश करता है एंड शाह यहाँ पर हंसने लग जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से जानते हो और उस औरत का क्या होगा जिसके साथ तुम शादी करने वाले थे। ये बात सुनते ही शाह शॉक हो जाती है, कहते कि तुम किसी और के साथ भी शादी करने वाले थे। तो ग्रैंडपा यहाँ पर उसे सारी बातें बताते हैं। फिर बाद में यहाँ पर चांद ग्रैंडपा को सारी बातें बताता है कि जिससे मैं शादी करना चाहता था वो मेरे ऑफिस से कली कोई और नहीं बल्कि शाही थी। एंड यहाँ पर शाही भी की मम्मा है, तो फिर अब मैं उसी के साथ शादी करूंगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर चांद एक एक कर सभी जगह की क्लीनिंग करवाने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर छानो से अपनी फीलिंग्स से कन्फेस करने लगता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। एंड यहाँ पर उनकी क्लोजनेस इतनी बढ़ जाती है जहाँ पर वो लोग किस करने लगते हैं एंड शाह यहीं पर रुक जाती है, कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग शाह काम कर रही होती है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं, उसे काम करने से मना करते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा उसे सीधा शॉपिंग करने के लिए भेज देते हैं। जहाँ पर शाह शॉपिंग करने के लिए आती है तो उसे एक ड्रेस बड़ी पसंद आती है एंड यहाँ पर सिया भी अपनी मम्मा के साथ आई हुई थी, जहाँ पर उसे भी वो ड्रेस पसंद आती है। लेकिन बाद में वो उसी ड्रेस में शाह को देखती है और वो ड्रेस पर सिंगल पीस होता है, तो फिर यहाँ पर वो शाह से झगड़ उठती है। शाह कहते कि ठीक है, अगर तुम्हें ड्रेस इतनी पसंद है तो मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन सिया को इतनी आसानी से वो ड्रेस नहीं चाहिए थी, तो फिर यहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसकी ड्रेस को निकालने लगती है। जहाँ पर आंटी शाह के बैग के पीछे एक बर्थ मार्क को देखती है, जिसे देखकर वो सोचने पड़ जाती है कि उनकी बायोलॉजिकल बेटी के पीठ के पीछे भी शायद ऐसा ही कुछ निशान था। फिर बाद में यहाँ पर उन सभी लोगों में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर स्टाफ सिया को समझा रही होती लेकिन सिया समझने के लिए रेडी नहीं थी। इतने में छान यहाँ पर आ जाता है, जो उन दोनों पर चलाना शुरू कर देता है, खासकर की आंटी को, कि भले ही आपकी बायोलॉजिकल बेटी ना हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे मैनर सिखाना भूल जाओगी। अगर आपको इसकी काम पता चलेंगे तो आप खुद इसे बेटी बुलाना बंद कर दोगी। लेकिन आंटी कहती है कि जो भी हो ये मेरी ही बेटी है। फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो तीनों की अच्छी सी क्यूट सी फैमिली घर पर होती है, जहाँ पर शाह को नेक्स्ट डे ऑर्फन जाना था एक इवेंट के लिए एंड यहाँ पर वो कपड़े डिसाइड करती है। साथ साथ यहाँ पर जब वो लोग किस करते हैं तो फिर ए भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर बाद में ए भी यहाँ पर छान को बताने लग जाता है कि किस तरीके से उसकी मॉम हर साल उस ऑर्फन में जाया करती है उन सभी बच्चों के लिए। साथ साथ हम यहाँ पर सिया की फैमिली को भी देखते हैं जो सेम ही ऑर्फन में जा रहे होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शाह आ जाती है, जहाँ पर वो अनाती यहाँ पर वो वहाँ की मैनेजिंग स्टाफ से मिलकर बड़ी खुश हो जाती है। एंड बाद में यहाँ पर शाह अपने पुराने वाले फ्रेंड से मिलती है। हालांकि वो उसके फ्रेंड्स नहीं होते बल्कि वो लोग इसी ऑर्फन में पले बड़े थे, जहाँ पर वो लोग इस बार ऑर्फन को डोनेशन देने के लाए होते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग शाह का मजाक उड़ाने लगते हैं कि शाह तो यहाँ पर कुछ डोनेट ही नहीं कर सकती है। लेकिन इतने में यहाँ पर असेसन आ जाता है 1 मिलियन का डोनेशन देकर, जिसे देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। इतने में यहाँ पर सिया की मम्मा आकर शाह पर गुस्सा करने लगती है एंड यहाँ के स्टाफ मैनेजर को शाह हमेशा से मॉम बुलाया करती है क्योंकि उसने उसे पाला पोसा होता है। दूसरा हम यहाँ पर जी को देखते जो कि ब्लड सैंपल से कलेक्ट करके टेस्ट करवा रहा होता है। आखिर उसकी मम्मा के सैंपल के साथ में किस लड़की का सैंपल मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी खोई हुई बायोलॉजिकल सिस्टर को ढूंढ रहा था। यहाँ पर आंटी तो शाह के पर बहुत चिल्लाने लगती है। साथ साथ सिया और आंटी मिलकर शाह पर एलिगेशंस लगाते हैं कि वो बड़ी इंसान बुरी है और तर वो सारी बातें बताते हैं जो भी हुई है। तो फिर यहाँ पर स्टाफ मैनेजर शाह को कहने लगती है कि तुम जैसी लड़की तो अब यहाँ पर नहीं आ सकती, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी बन जाओगी। तो वो उसे वहाँ से भेजने लगती है, जहाँ पर शाह कितना भी ट्राई करे वो उनकी बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं थी। एंड इतने में जी यहाँ पर आकर उन्हें रोकने लग जाता है। इसका मतलब ये किसी को पता चल जाता है कि शाह ही उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर है। यहाँ पर आकर वो सभी को रिपोर्ट्स बुलाने लगता है, जहाँ पर आंटी सबसे पहले उसका बर्थ मार्क देखते उसे हक करने लगती है। सिया यहाँ पर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। यहाँ पर तो उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें उनकी खोई हुई बेटी अब वापस मिल चुकी है। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, उसे पता होता है कि सिया की फैमिली उसे बुली कर रही है, तो वो आंटी को और शाह को दूर कर देता है।
जहाँ पर आंटी कहती कि मुझे मेरी बेटी से दूर मत करो। एंड यहाँ पर शाह और आंटी उसे सारी बातें बताने लग जाते हैं। जहाँ पर आंटी कहती है कि तुम्हें तो मुझसे परमिशन मांगनी होगी शाह से शादी करने के लिए, क्योंकि मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर हूँ। एंड यहाँ पर शाह उनसे परमिशन मांगता है, जहाँ पर उसे परमिशन मिल जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन आंटी कहती है कि वो मेरी बेटी है तो तब तक वो मेरे घर पर रहेगी शादी के पहले। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर घर चली जाती है, जहाँ पर वो उसे उसका रूम दिखाती है। कहती है कि जब से तुम गई हो तब से ये रूम वैसा का वैसा ही है, तुम चाहो तो इसे रीडिज़ाइन भी कर सकती हो। एंड मेरी पिछली गलतियों के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मैं एक बेटर मदर और पर्सन बनने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर बाद में यहाँ पर चांद घर पर आता है, जहाँ पर अंकल और आंटी से ढेर सारे गिफ्ट देने लगते हैं एज अ डावरी। एंड यहाँ पर सिया वो सब देख रही होती है, कहती है कि ये सब तो मेरे लिए संभाल कर रखा था ना। आंटी कहती है कि पहले तो शाह की शादी होगी इसलिए ये सब फिलहाल शाह के लिए। एंड सिया यहाँ पर जेलस फील करने लगती है, जहाँ पर वो ऊपर शाह से बात करने के चली जाती है और वो उसे सुनाना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम्हें पता है मैं बहुत जल्दी कुछ करने वाली हूँ, जिस वजह से यहाँ पर मेरे पेरेंट्स मेरे चेक कर देंगे। यहाँ पर शाह बड़ी चालाक होती है क्योंकि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ पर सिया खुद ब खुद तीरों से नीचे गिर कर शाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। यहाँ पर अंकल आंटी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो किस पर भरोसा करे। यहाँ पर छान आ जाता है तो फिर यहाँ पर शाह छान से पूछती कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। छान कहता है कि हाँ। एंड सिया तो यहाँ पर सारा ब्लेम उस पर डाल रही थी। बाद में यहाँ पर शाह सभी को रिकॉर्डिंग सुनाना शुरू कर देती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर सिया भी अपने पेरेंट्स पर चिल्लाती है। अंकल आंटी यहाँ पर कहते हैं कि देखो हमारा प्यार तुम्हारे लिए कम कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन आज तुमने जो किया है वो बहुत बुरा किया है। भले हम यहाँ पर डायरी में उसे इतनी सारी चीज़ें देते रहे, लेकिन तुम्हारे लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ें संभाल कर रखी है, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा ही ग्रीडी पर्सन हो। इतने में यहाँ पर पुलिस आती है रिपोर्ट्स लेकर कि यहाँ पर उसने उस बच्चे का किडनैपिंग करवाया था और उसे लेकर चली जाती है। फिर बाद में जहाँ पर उसके डैड और मॉम चिल्लाने लगते हैं चान के डैड पर कि आखिर तुम मेरी बेटी से काम कैसे करवा सकते हो, तुम तो कितने बुरे इंसान हो। शाह कहते कि मैं खुद ही से काम कर रही हूँ, ये लोग मुझसे काम नहीं करवा रहे। एंड इतनी टाइम में यहाँ पर शाह को स्टमक में पेन होने लगता है, जहाँ पर आज उसकी डिलीवरी की डेट होती है। फिर हम सीधा यहाँ पर उसके तीनों ट्रिपलेट्स को देखते हैं, जहाँ पर स्टाफ उन्हें लेकर गोद में थी। साथ साथ यहाँ पर ए बी अपने भाइयों को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। एंड उसे खुश देख दूर से शाह और छान भी खुश हो रहे थे। छान यहाँ पर कहता है कि मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे इतनी ब्यूटीफुल वाइफ और इतनी ब्यूटीफुल लाइफ मिलेगी। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो